पिछले हफ्ते एक बड़ी इंटरेस्टिंग ईमेल आई। अंकुर, मैं 24 साल की हूँ, अभी अभी काम करना शुरू किया है एंड आपके वीडियो देख रही हूँ कि रिटायरमेंट के लिए कैसे प्लानिंग करें, एजुकेशन के लिए कैसे प्लानिंग करें, गाड़ी खरीदने के लिए वगैरह वगैरह। एंड देन आई रियलाइज कि ये सारे वीडियोस देख के मैं अपनी रिटायरमेंट एंड अपनी जिंदगी को कैसे बनाना है, कैसे उसको मेंटेन करना है, वो तो सीख लूंगी। मेरे माँ बाप का क्या प्लान है? तो आई एक्चुअली आस्क्ड देम कि माँ पापा, आपके रिटायरमेंट का क्या प्लान है? वो दोनों 50 साल के हैं, दोनों कमा रहे हैं एंड उन्होंने ये बोला कि हमारे रिटायरमेंट का प्लान तुम हो। मैं उन्होंने बोला हाँ, तुम ही जब हम रिटायर हो जाएंगे हमारा ध्यान रखोगी, तुम ही हमारे खर्चे संभालोगी, तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तुम्हारे पे ही जिंदगी निर्भर रहेगी। जब उन्होंने ये ईमेल भेजी मुझे, इट वाज नॉट सो मच कि मैं अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखना चाहती, वो तो हर एक बच्चा रखना चाहता है। इट वाज मोर लाइक, आप प्लान कब कर रहे थे ये मुझे बताने का, क्योंकि मुझे अब अपनी ही जिंदगी की प्लानिंग नहीं करनी है, आप लोगों की जिंदगी की भी प्लानिंग करनी है। मुझे सिर्फ अपनी रिटायरमेंट के बारे में नहीं, आपकी रिटायरमेंट के बारे में भी सोचना है, और आपकी रिटायरमेंट तो 10 साल के अंदर ही है। तो मैं जिंदगी में कायदे से 3 बार रिटायर होंगी, 2 बार आप रिटायर होगे 10 साल बाद, और फिर मैं जाके रिटायर होंगी whatever after 35-40 years. And that hit her hard, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि यार, मैं अगर ये वीडियो देखकर अपनी प्लानिंग, अपना फोकस, अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती हूं, तो वो 50 साल की उम्र में ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं उन सब लोगों के लिए जिनके माँ बाप रिटायर होने वाले हैं एंड आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की कोई प्लानिंग नहीं करी है। और मैं 3 चीजें बताने वाला हूं। एक, कि लेट नहीं हुआ है, चाहे जिस भी उम्र के आपके माँ बाप हो, आप अभी भी उनकी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। 2, कि प्लान में क्या क्या होना चाहिए, एंड नंबर 3, उस प्लान से क्या हासिल होगा। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि प्लान कैसे देखा जाए। अब इस प्लान में 4 भाग हैं। नंबर 1, बहुत जरूरी, उनका हेल्थ। माँ बाप बुजुर्ग हो रहे हैं, हो चुके हैं, लेकिन हो भी रहे हैं, उनको बताना मत, ठेस पहुंचेगी। तो उनके हेल्थ की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अब अगर उनके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है बहुत महंगी होती रहती है। मैं अपने पेरेंट्स की, जो 70 और 72 के हैं, उनकी सालाना 78,000 रुपीज की इंश्योरेंस करता हूँ एंड आई फील दैट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट टू मेक। मैं अफोर्ड भी कर सकता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि लोग 75,000 रुपए हर साल अफोर्ड कर सकते हैं जस्ट टू फुलफिल दैट हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट। तो आपको सबसे पहले अपने माँ बाप की हेल्थ इंश्योरेंस सिक्योर करनी है। अगर उनके पास ऑलरेडी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है थ्रू देयर एम्प्लॉयमेंट, वो सिर्फ उनकी रिटायरमेंट तक ही चलेगा, उसके बाद नहीं रहेगा, तो उनको खुद की एक इंश्योरेंस लेनी ही पड़ेगी। एंड आइडियली आपको 30 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन कवर करना है साल का। तो फर्ज करिए आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां पर नाइट हॉस्पिटल का खर्चा 10,000 रुपए एंड यू हैव 30 days टू कवर, तो आपको मिनिमम 3 लाख रुपए की इंश्योरेंस उनकी लेनी पड़ेगी। एंड जैसे जैसे उनकी उम्र होगी वैसे ही उनको वो खर्चा उठाना ही पड़ेगा, एंड दैट इज समथिंग दैट दे हैव टू साइन अप फॉर। तो ये पहली रिक्वायरमेंट विच इज अराउंड हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरी, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैं अक्सर बात करता हूं, लेकिन इस उम्र में आते आते लाइफ इंश्योरेंस इतनी ज्यादा यूजफुल रहती नहीं है। एक, बहुत महंगी होगी। 2, क्योंकि उनकी ईयर ऑफ लॉन्जेटिविटी नाउ अकॉर्डिंग टू एवरेज लाइफ स्पैन इज लाइक 20-25 years एट बेस्ट। उसके लिए लाइफ कवर लेना एट दैट अमाउंट मे नॉट बी दी वाइजेस्ट थिंग। तो अगर ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस है, ग्रेट, लेकिन अगर नहीं है तो प्लीज डोंट ऑप्टिमाइज फॉर इट, क्योंकि वो दोनों फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर कर लेंगे एंड दे डोंट हैव टू थैंकफुली सिक्योर एनीबॉडी एल्स। बच्चे होपफुली खुद इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तीसरा, हाउ शुड दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग देयर मनी। अब उसके 2 भाग होंगे। एक, जो सिक्योर एसेट्स में जाएगा, जैसे कि आप अपने 20s में रिस्क ले सकते हैं, आपके माँ बाप अपने 40s में, अपने 50s में, अपने 60s में रिस्क नहीं ले सकते उतना। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना वक्त नहीं है उस रिस्क से रिकवर होने का अगर मार्केट डाउन हो जाती है, while you in your 20s or in your 30s have that ability। तो ऑलमोस्ट आधा उनका इन्वेस्टमेंट सेफ एसेट्स में जाना चाहिए,
एंड देन बाकी का आधा शुड गो इनटू द स्टॉक मार्केट, और वो भी रिलेटिवली सेफर। बताऊंगा अगले भाग में कि वो कैसे स्प्लिट होगा। एंड देन फाइनली लोन्स उनके लिए इस पॉइंट में ऑलमोस्ट ना के बराबर होने चाहिए। दे शुड बी डेफिनेटली नो पर्सनल लोन, नो क्रेडिट कार्ड लोन। अगर होम लोन चल रहा है तो होपफुली वो थोड़े सालों में खत्म हो जाएगा क्योंकि बहुत पहले लिया होगा। गाड़ी का कोई लोन नहीं डालना है, उनके ऊपर कोई कर्ज नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पे विद देयर हेल्थ एंड देयर लाइफ गेटिंग रिस्कियर, दे शुड नॉट हैव एनी फाइनेंशियल बर्डन जो खुदा न खास्ता दूसरे इंसान के ऊपर आ जाएगा इफ समथिंग वर टू हैपन टू द प्राइमरी इनकम। तो शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट्स में जैसे मैंने बताया 50% आपके पेरेंट्स की रिटायरमेंट प्लानिंग का जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ एसेट्स में जाना चाहिए। सेफ एसेट्स क्या होते हैं? सेफ एसेट्स होते हैं जहां एक प्रिडिक्टेबल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, आइडियली एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। तो आपको मोटा मोटा पता है कि आप इस ही दायरे में रहेंगे। फिक्स डिपॉजिट ये एक अच्छा एग्जांपल है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट की प्रॉब्लम यह है कि जितना भी उन्हें मिलेगा, अभी वो सीनियर सिटीजन हुए नहीं है आई एम अज्यूमिंग, तो उनको नॉर्मल सिटीजन्स का ही रेट मिलेगा। अब वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहा है जब आप उसको टैक्स से एडजस्ट करवाएंगे। सो यू हैव टू गो फॉर अदर स्कीम्स जो वो अवेल कर सकते हैं। नंबर 1, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर वो एम्प्लॉइज हैं एंड उनका एक प्रोविडेंट फंड चल रहा है तो वहां जितना भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अच्छा है, बिकॉज इट अर्न्स एनीवेयर बिटवीन 8 to 8.5%। हर क्वार्टर हर साल वेरी होता रहता है, बट दैट्स परफेक्टली फाइन। एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न है, सरकार बैक्ड है या गवर्नमेंट बैक्ड है, तो प्रिडिक्टेबल भी है, सेफ भी है, एंड धीरे धीरे वो बढ़ता भी रहेगा। व्हेन दे रिटायर एट 60 दे विल गेट दैट प्रोविडेंट फंड एंड दे विल ऑल्सो गेट ग्रेच्युटी जो वो अर्न कर चुके होंगे। सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डेफिनेटली। सेकेंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का रेट ऑफ रिटर्न जो है वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से कम होता है, बट इट इज स्टिल फिक्स्ड एंड इट इज ओपन फॉर एवरीबडी। तो आपको एक एम्प्लॉय होने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उसका कैप जो है वो 1.5 लाख रुपए साल का है, बट दैट्स परफेक्टली फाइन क्योंकि माँ बाप को मिला के 3 लाख रुपए साल के कम नहीं होते। तो 3 लाख रुपए आप डालेंगे, वो करीब 7%, 7.5% जो भी है वो कमाएगा, तो हर साल 21,000 रुपए के करीब जुड़ना शुरू होगा, कंपाउंड होता रहेगा। तो 10-15 साल में इट कैन बिकम अ हेल्दी नंबर एंड दैट इज व्हाट यू शुड गो फॉर नेक्स्ट। फिर तीसरा, नेशनल पेंशन स्कीम या NPS। दिस इज ऑल्सो अ गुड प्लेस। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एक पेंशन शुरू हो जाती है, राइट? तो उनकी एक मंथली इनकम आती रहती है, विच इज रियली गुड क्योंकि वो उनका खर्चा पानी संभाल सकता है एंड दैट gives a sense of income and security। तो यही कोई भी एम्प्लॉय इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है अवेल कर सकते हैं थ्रू दी नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में क्या होता है कि जितना भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, उसका एक परसेंटेज आपको लमसम मिलता है और बाकी का परसेंटेज आपके इक्वल इनकम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 60 साल की उम्र तक आप NPS का अवेल कर सकते हैं। सो दैट इज अनदर प्लेस जहां आपको डेफिनेटली अपने पेरेंट्स से इन्वेस्ट करवाना चाहिए। रिटायरमेंट में जैसे मैंने बताया 60% लमसम मिलेगा, 40% आपका मंथली इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, विच इज ग्रेट। अगर आपके माँ बाप ऑलरेडी सीनियर सिटीजन हैं तो वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अवेल कर सकते हैं, जहां आप 15 लाख रुपए तक फिक्स डिपॉजिट या सेविंग स्कीम बना सकते हैं एंड आपको आई थिंक 7.6% मिलेगा एंड यू हैव टू लॉक इन फॉर 5 years, which is great। FD नॉर्मल FD से ज्यादा है, इट इज ऑलमोस्ट बिटवीन द EPF एंड द PPF। तो ये एक और तरीका है फॉर यू टू गेट प्रिडिक्टेबल सेफ इनकम। फिर एक प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना है, PMVVY। इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 7.4% आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा and that is also something that you should plan for your parents retire। तो आपके पेरेंट्स की मंथली इनकम जो होगी उसमें से वो अपनी जरूरतें निकालेंगे, नीड्स, अपनी इच्छाएं जो थोड़ी बहुत हैं वो निकालेंगे एंड बाकी का पूरा पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे 50% इन सेफ एसेट्स में। बाकी का 50% शुड आइडली गो इनटू द स्टॉक मार्केट। अभी भी उनके पास अप्रोक्सीमेटली 10 या 10 से ज्यादा साल है, which is not a small period at all। एंड उनकी इनकम भी एक ऐसे लेवल पे होगी जहां वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप अपने 20s में शायद 5 या 10,000 रुपए की SIP कर सकते हैं, वो शायद 15-20 से उससे भी ज्यादा की कर सकते हैं। सो इट विल नेचुरली एड टू अ बिग अमाउंट इन जस्ट अ 10-year पीरियड एज वेल। लेकिन वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। यू हैव टू रिमेंबर कि उनकी रिस्क लेने की क्षमता काफी कम है, आपसे बहुत अलग है। सो द प्रोफाइल दैट यू वुड यूज ऑफ से म्यूचुअल फंड्स विल बी वेरी डिफरेंट फॉर देम एज अगेंस्ट योर्स। यूजुअली 20s 30s में मैं क्या बोलता हूं कि यार
लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा लार्ज कैप लेंगे, फिर थोड़ा ज्यादा मिड कैप लेंगे और फिर और ज्यादा स्मॉल कैप लेंगे। पेरेंट्स के लिए एग्जैक्टली उल्टा, सबसे ज्यादा लार्ज कैप लेंगे, मतलब स्टेबल कंपनी स्टॉक मार्केट में जहां पता है उतार चढ़ाव होगा लेकिन इतना नहीं होगा कि पागलपन या अंधा ऊपर नीचे जा रहा है। So Nifty 50 Index Mutual Fund is the safer option in mutual funds. उसमें 60% of your equity investment should go. तो 50% हम safe assets में डाल देते, बाकी का 50% हम equities में डाल देते। तो वो जो अमाउंट होगा 50% का, उसका 60% आप Nifty 50 में डालिए। 30% जो है वो आप डालिए मिड कैप। तो ये वो कंपनीज हैं जिनका साइज लार्ज कैप नहीं है, मीडियम साइज्ड है, रिस्क ज्यादा है, लेकिन ओवर अ 10-year पीरियड इट विल काइंड ऑफ स्टेबलाइज एंड इट विल गिव बेटर रिटर्न्स देन अ लार्ज कैप। तो आप 30% उसमें डालिए एंड सिर्फ 10% दैट इज ऑल्सो ओनली इफ माँ बाप रिस्क लेने के लिए तैयार है। नहीं है तो 70% निफ्टी 50 करिए और 30% मिड कैप करिए। लेकिन अगर वो थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे तो 60% निफ्टी 50, 30% मिड कैप और 10% स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड। इसमें सबसे ज्यादा रिस्क होगा, बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन ओवर अ 10-year पीरियड इट गिव्स द बेटर रिटर्न्स और द बेस्ट रिटर्न्स एज कंपेयर्ड टू लार्ज कैप या मिड कैप। 10 साल के अंदर दिस शुड गिव अ blended rate of return of about 16 to 17%, which is not bad at all. अगर आप 25,000 रुपए की SIP करते हैं, 17% कमाते हैं, 10 साल के लिए करते हैं, तो at the end of 10 years you will have 79 lakh rupees in your account. अगर यही चीज आप 15 साल के लिए करेंगे तो आपके पास 2,07,00,000 रुपए होंगे। So it's not a small amount by any measure because you're getting that 17%. Plus जो हमने सेफ एसेट्स डाले थे उसमें 7 से 8% भी आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू ऐड एंड वो प्रिडिक्टेबली आएगा, ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबली आएगा, बट ओवर अ 10-year पीरियड थिंग्स विल इवन आउट। सो योर जॉब एज द चाइल्ड इज अपने माँ बाप को कन्विंस करना कि मम्मी पापा एफडी करना बंद करेंगे, हम ज्यादा एफडी से ऊपर वाले रेट ऑफ रिटर्न जो स्टेबल हैं उनके पीछे जाएंगे एंड करीब 50% आपका स्टॉक मार्केट में डालेंगे, जहां ओवर अ 10-year पीरियड आप रिलेटिवली सेफ रहेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन दे हिट रिटायरमेंट, क्योंकि रिटायरमेंट पे एक बहुत बड़ा पंप आता है। इनकम हैज स्टॉप्ड, एक्सपेंसेस आर स्टिल। अब उस पॉइंट पे इफ यू हैव डन एवरीथिंग राइट, आपकी सिचुएशन क्या है? आपके माँ बाप के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, ग्रेट। आपके माँ बाप के पास शायद लाइफ इंश्योरेंस है, खुद की नहीं भी है, दैट्स परफेक्टली फाइन। एंड आपके माँ बाप इन्वेस्ट करके एक रिटायरमेंट कॉर्पस बना चुके हैं एंड ये कॉर्पस ज्यादातर फिक्स्ड एसेट में है एंड म्यूचुअल फंड्स में है। नाउ यू हैव टू जनरेट अ इनकम फ्रॉम हियर, क्योंकि उनके महीने के खर्चे शुरू हो चुके हैं, आमदनी जीरो है। सो यू हैव टू नाउ स्टार्ट थिंकिंग कि ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया था उसको कैसे उनकी जिंदगी जीने के लिए इस्तेमाल किया जाए। एंड इसके लिए आता है अ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान या SWP। इससे पहले कि हम SWP पे जाएं, रिटायरमेंट के साथ जो PF और ग्रेच्युटी मिलती है उसका क्या करना है वो देख लेते हैं। ये यूजुअली लमसम अमाउंट में मिलता है, तो लमसम अमाउंट बहुत लोगों के लिए ना डरावना होता है, क्या करें, कहां डालें, क्या। इससे कोई घर वर नहीं खरीदता, ठीक है, इससे कहीं कुछ रेंटल इनकम बनाने की जरूरत नहीं है, इसको फिर से सेफली हमें सिक्योर करना है। सो माय सजेशन, जो वो लमसम आएगा उसका 50% एक सीनियर सिटीजन्स FD में डाल दीजिए, क्योंकि अब आप सीनियर सिटीजन बन चुके हैं, आपको एक अच्छा रेट मिलेगा, तो 3 साल की FD और वो रिन्यू करते रहिएगा, बिकॉज दैट विल जस्ट कीप इट सिक्योर। बाकी का जो 50% है उसको आप 12 भाग में तोड़ेंगे। तो फर्ज करिए आपको 10 लाख रुपए मिले एज PF या ग्रेच्युटी, तो 5 लाख रुपए की आपने FD करा दी 3 साल की सीनियर सिटीजन में, और वो 3 साल हर 3 साल रिन्यू होंगे। बाकी के जो 50% है जो कि 5 लाख रुपए हैं, उसको आप 12 भागों में बांटेंगे, तो करीब 48,000 रुपीज। इस 48,000 की आप मंथली SIP शुरू करेंगे फॉर 1 ईयर एंड इसमें कहां डालेंगे? निफ्टी 50 में। What will it do? It will give you a better return than a fixed deposit and आप उस 1 साल की SIP में कॉस्ट एवरेज खरीदेंगे। The idea is not कि 1 साल बाद बेच देना। The idea is कि इस 50% को हम 1 साल में इन्वेस्ट करेंगे ताकि हम
किसी बुरे या सही वक्त में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि हमारे को नहीं पता कि मार्केट को टाइम कैसे करते हैं। तो हम 12 महीनों का एक एवरेज ले लेंगे एंड सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे, जहां हम पहले भी करते आ रहे थे। अब आमदनी रुक चुकी है, खर्चा जारी है, एंड यू हैव टू नाउ मेक दिस एक्सपेंस वर्क। उसके लिए आता है SWP या द सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। हाउ डज द सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान वर्क? फर्ज करिए कि आपके पेरेंट्स का रिटायरमेंट कॉर्पस सब कुछ जोड़ जाड़ कर 75 लाख रुपए एंड NAV या जो भी म्यूचुअल फंड की वैल्यू उस समय पे है वो 20 रुपए। एनुअल रिटर्न हम मान लेते हैं करीब 12%। ये एक्चुअली 10 कर देते हैं क्योंकि इतना ज्यादा होता नहीं है। मिक्स होगा ना फिक्स रिटर्न का और स्टॉक मार्केट के रिटर्न का, तो करीब 10%। तो आपके पेरेंट्स के पास 3,75,000 यूनिट हैं इस म्यूचुअल फंड के। एंड फर्ज करिए कि उनके महीने का खर्चा 25,000 रुपए है, जो कि हर साल 5% या इन्फ्लेशन से ग्रो करेगा। तो अब काम कैसे करते हैं? पहले महीने 75 लाख रुपए उनके पास, खर्चा 25,000 रुपए का है, NAV जो है वो 20 रुपए का है और यूनिट 3,75,000। तो वो 1,250 यूनिट बेचेंगे, और जब वो 1,250 यूनिट बेचेंगे तो उनको यही 25,000 रुपए मिलेंगे। तो अब उनके पास कितने बच गए यूनिट? 3,73,750 यूनिट्स, एंड उसकी वैल्यू जो है वो 74,75,000 रुपीज है, क्योंकि 25,000 रुपए निकल गए। अब अगले महीने NAV बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो करीब 10% से हर साल ग्रो कर रहा है। ये नहीं है कि हर महीने उतना ही ग्रो करेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज यही होगा। आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, तो जो 25,000 रुपए का खर्चा था वो अब 25,104 रुपए हो चुका है। तो आप अब अगले महीने 1,250 यूनिट नहीं, सिर्फ 1,245 यूनिट बेच के ही वो 25,104 रुपए बचा लेंगे। तो एट द एंड ऑफ इट यू विल सी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है वो घटने की बजाय बढ़ गया है। वो 75 लाख 12,000 रुपए हो चुका है, एंड सो ऑन। एंड दैट मीन्स अगर हम ये 15 साल तक प्लॉट करेंगे तो 180 महीने, आपके पेरेंट्स का जो कॉर्पस है वो 1,90,00,000 रुपए हो चुका होगा, तो बढ़ गया होगा। नाउ लेट्स सी, अगर आपके महीने का खर्चा 25 नहीं 50,000 रुपए, फिर क्या होता है? देन यू विल सी कि थोड़ी देर बाद वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इट विल गो अप एंड देन इट विल कम डाउन, एंड यहां करीब 50 लाख पे वो रुक जाएगा। सेम वे अगर आप इसको 75,000 रुपए कर देंगे तो अब देखते हैं क्या होगा कि किसी पॉइंट पे ना ये नेगेटिव हो जाएगा 128 महीनों बाद, मतलब करीब 10 साल के बाद उनके पैसे खत्म। दिस इज हाउ द SWP वर्क्स। तो दे विल ऑलवेज नो कि यार ऐसा कौन सा अमाउंट है जो कि शायद 60,000 रुपए हो, कि वो पैसा जो है वो करीब 15 साल तक चले, या जितना भी वो एक्सपेक्ट करते हैं। सो इफ दे एक्सपेक्ट टू लिव टिल से एक्सपेक्ट, तो आप क्या ही बोलेंगे, बहुत ही बेकार सी चीज बोल रहा हूं मैं। लेकिन लेट्स अज्यूम कि 212 महीने भी नहीं, लेट्स टेक 240 महीने, ठीक है। 240 महीने मतलब 60 साल की उम्र पे वो रिटायर हुए, 80 साल तक वो जिएंगे, एंड भगवान करे उससे ज्यादा भी जिए। तो आपको 80 साल तक ये पैसे चलाने हैं, तो व्हाट इज दैट अमाउंट दैट विल इंश्योर इट नेवर रन्स आउट? तो अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए 60 साल की उम्र के हिसाब से। एट द एज ऑफ से 80 वो 1,35,000 रुपए होंगे। So it will of course keep rising with inflation, and this will be how they get a steady income built into their life with no work income coming through. अब ये SWP कोई ऑटोमेट कर सकता है? हाँ, कुछ सर्विसेज हैं जो SWP को ऑटोमेट कर देती हैं, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। हर महीने आपको जितने पैसे चाहिए आप बोल दीजिए, वो काट पीट के आपको वो पैसे दे देंगे, एंड आपका कॉर्पस भी उस हिसाब से बढ़ता रहेगा। माय सजेशन, अगर ये आप अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं, इट विल बी बेटर, क्योंकि वो सर्विसेज रहें ना रहें या
क्या उनके चार्जेस होंगे, वो सब। इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, राइट? अल्टीमेटली आपको यही है कि 25,000 रुपए महीना अगर आपको चाहिए तो 25,000 रुपए के आप म्यूचुअल फंड बेच दीजिए, एंड म्यूचुअल फंड धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, आपके खर्चे भी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, एंड इट विल रिमेन बैलेंस्ड। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। अब ये तो रही टेक्निकल बातें, थोड़ी सी इमोशनल बात करता हूँ एंड बताता हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो कि 70 और 72 हैं, और रुचि की मॉम जो कि 74 है, हम उनको कैसे डील करते हैं। हम एसेंशियली उनको बोलते हैं कि जो आपने पैसा अपनी जिंदगी भर मेहनत करके कमाया है, बनाया है, वो प्लीज आप खुद पर खर्च करिए। आप उसको बटोर के अपनी जिंदगी जीने की कोशिश मत करिए। हम थैंकफुली उस मकाम पे पहुंच चुके हैं जहां हम आपकी पूरी देखभाल कर सकते हैं। मेरे पेरेंट्स के लिए मैं बोलता हूं कि आप जो भी पैसा बटोर चुके हैं उससे आप ट्रैवल करिए, आप अच्छे से ट्रैवल करिए। आप फ्लाइट्स में जाइए, आप 5 स्टार होटल्स में जाइए, आप इंटरनेशनल भी ट्रैवल करिए, एंड थैंकफुली उनका कॉर्पस वैसा है कि दैट दे आर एबल टू गेट टू दैट पॉइंट, और वो कॉर्पस धीरे 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 करके ही उन्होंने जोड़ा है, एंड उनके रहने खाने का जो पूरा खर्चा है वो हम संभालते हैं। सो वी सपोर्ट देम इन एवरीथिंग दैट दे डू, एंड दैट वर्क्स रियली वेल। रुचि की मॉम का कंप्लीटली ऑपोजिट, वो अपने रहने खाने का खर्चा खुद संभालती है, एंड उनके ट्रैवल में शी लाइक्स टू पे फॉर हरसेल्फ, बट वी ट्राई एंड एनकरेज कि आप अच्छे से ट्रैवल करिए, हर 1-2 महीने ही ट्रैवल करिए। तो कहीं भी उसमें अगर कोई एडिशन करना होता है, वी हैप्पीली रेज आवर हैंड्स एंड से हाँ आप वहां जाइए, एंड हम आपके ट्रैवल फ्लाइट बुक कर देंगे, होटल बुक कर देंगे, टैक्सी बुक कर देंगे, या कुछ भी ऐसा हो। एंड एसेंशियली गेट टू अ पॉइंट जहां दे डोंट फील कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी ने ले रही है, दे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो अपनी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट खुद ब खुद की पैसे से जी पा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम दे डोंट फील अबैंडन्ड कि बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं लेकिन तब भी कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही है। सो दे आर एबल टू गेट बोथ दीज थिंग्स, एंड दैट विल बी माय सजेशन टू यू एज वेल कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आपके माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है। आप उनके रिटायरमेंट प्लान नहीं हो सकते, उनके रिटायरमेंट प्लान की प्लानिंग उनको खुद करनी चाहिए। आप उनको गाइड करें। जो भी ये शिक्षा आपको YouTube से मिलती है, ना सिर्फ मेरे से, बहुत सारे और दिग्गज लोग हैं उनसे, तो उसको खुद के लिए नहीं अपने माँ बाप के लिए भी इस्तेमाल करिए, एंड गेट देम टू अ पॉइंट जहां उनका वो अच्छा सा कॉर्पस बने। अब उस कॉर्पस को वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए यूज करें, अपनी ट्रैवल के लिए यूज करें, अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदना चाहें, अपने पोते पोती के लिए कुछ खरीदना चाहें, all of that is immaterial. The larger thing is that they feel financially secure and independent, and किसी भी पॉइंट पे उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार हमारी पूरी जिंदगी किसी और पे निर्भर करती है तो हमें उनसे भीख मांगनी पड़ेगी। माँ बाप को कभी ऐसा लगता नहीं है कि वो बच्चों से भीख मांगते हैं, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी चीज होती है। दे डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन देयर किड्स फॉर एवरीथिंग, क्योंकि दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन आफ्टर ऑल द वर्क दैट दे हैव डन। तो वो कॉन्वर्सेशन आपकी पर्सनल कॉन्वर्सेशन है, लेकिन गेटिंग टू अ रिटायरमेंट कॉर्पस अपने माँ बाप के लिए डिस्पाइट देयर ओल्ड एज, वो आपकी जिम्मेदारी। एंड आप अपनी शिक्षा से, एंड आप अपनी नॉलेज एंड अपने कॉन्फिडेंस से उनको सेटअप करके देंगे। उनके लिए डीमैट अकाउंट खोलेंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, उनके म्यूचुअल फंड SIP खोलेंगे, एंड यू विल मैनेज दिस फॉर देम। उनका काम सिर्फ ये है कि हर महीने हम इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम जाके हमारे लिए इन्वेस्ट करो। पक्का? वादा? ब्रिलियंट। दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।